जोहार झारखंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और अब रिवीजन का ही एकमात्र समय बच गया है। तो आज हम लोग झारखंड के इतिहास को एक बार रिवीजन के तौर पर लेंगे हम लोग और जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस को एक बार ओवरव्यू करेंगे और चीज़ों को एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहें तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़रा सा भी देरी ना करते हुए हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास में आज हम लोग प्राचीन काल से लेकर के सारे शिलालेख, अभिलेख, सिक्के, मूर्तिकला, चित्रकला, झारखंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सबको आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है प्राचीन काल से। प्राचीन काल से लेकर हम लोग इसको चलेंगे और ये डिस्कशन है, ओवरऑल एक ओवरव्यू है जो आपके माइंड को रिमाइंड करवाना है, ठीक है। सो प्राचीन काल कब से कब तक का है? ये 5 लाख बीसी से लेकर के 4000 एडी तक का है, जिसमें कि सबसे पहला है प्राक ऐतिहासिक काल। ये 5 लाख बीसी से कब तक का है? 4000 बीसी तक का है। इसी को हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। तो इसका काल कब से कब तक का रहा? तो 3500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक रहा। और सिंधु सभ्यता चूंकि बहुत ही वेल मेंटेन्ड सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, पक्के ईंटों का मकान हुआ करता था, सड़कें 90 डिग्री के इंटरसेक्शन पर कट करती थी सारी सड़कें, और नाली जो ड्रेन सिस्टम था, सिंधु सभ्यता का एवरीथिंग वॉज वेरी वेल, सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता का काल कितना से कितना तक का था। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का था। उसी में आता है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर के 600 बीसी तक का था। उसके बाद आता है महाजनपद व धर्म सुधार जो कि 600 बीसी से इसका काल रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल का टाइम पीरियड 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का जो समय था उसे हम लोग मौर्य काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल, जिसको 200 बीसी से लेकर के 300 एडी तक का काल माना जाता है। ठीक उसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल का टाइम पीरियड 319 से लेकर के 550 एडी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीसी खत्म होकर के एडी चलने लगा है। उसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल, जिसका टाइम पीरियड 550 से लेकर के 750 एडी तक था। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल का काल था 800 एडी से लेकर के 1200 एडी तक का कार्यकाल था। अब आते हैं झारखंड इतिहास से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्रोत। मान लीजिए कि अगर कोई किसी चीज के बारे में रिसर्च करना चाहता है, चीजों को जानना चाहता है, तो कहाँ से जानेगा? कुछ तो स्रोत होना चाहिए, कुछ तो लिखा हुआ, कुछ तो स्क्रिप्ट होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जिससे कि वो पता कर पाए कि हाँ इतना से इतना तक का पीरियड इससे जुड़ा हुआ था। तो इसके लिए ऐतिहासिक स्रोत को जानना बहुत जरूरी होता है। ऐतिहासिक स्रोत में हम बात करते हैं कि किसी भी क्षेत्र के इतिहास एवं संस्कृति को जानने का मुख्य साधन जो होता है वो ऐतिहासिक स्रोत ही होता है। क्या होता है? वो ऐतिहासिक स्रोत ही होता है, जिससे हम किसी क्षेत्र के इतिहास एवं उसकी संस्कृति को जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, कैसी संस्कृति वहाँ पर प्रचलित थी, इतिहास वहाँ का कैसा रहा था। इन सबको जानने के लिए हमें ऐतिहासिक स्रोत की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था। एक था पुरातात्विक स्रोत और दूसरा था साहित्य स्रोत।
तो पुरातात्विक स्रोत को कैसे देखते हैं हम? इसके अंतर्गत सारे उपकरण, हथियार, शिलालेख, अभिलेख, चित्रकला, सिक्के, स्थापत्य और मूर्तियों जैसे साधन इसके अंदर में आते हैं। इट मीन्स कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग जितने भी तरह के हथियार थे उन सब हथियार के बारे में, शिलालेख जो राजा महाराजा लोग शिलालेख प्रशस्ति लिखवाते थे उन लोगों को उनके शिलालेख के बारे में जान सकते हैं। वो लोग अभिलेख लिखा करते थे, उन सब के बारे में हम जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। अब अगर हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत, इसके अंतर्गत समकालीन धार्मिक व धर्मेतर साहित्यों के विवरण शामिल किए जाते हैं कि वहाँ पर कौन सा धर्म माना जाता था, किस तरह का धार्मिक संस्कृति को वहाँ पर प्रचलित किया गया था, कैसे वो लोग इस चीज़ को डील कर रहे थे, इन सब के बारे में देखेंगे। झारखंड के कई क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर पुरातात्विक और साहित्यिक सामग्रियां प्राप्त हुई है। तो झारखंड के कई क्षेत्रों में पुरातात्विक और साहित्यिक सामग्रियां प्राप्त हुई है, जैसे कि पुरातात्विक सामग्री में क्या आता है, इसी को हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल इसके अंडर ही आता है। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध प्रागैतिहासिक काल और लास्ट में आता है प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले देखेंगे कि झारखंड के किस जिले से क्या क्या चीजें मिली थी, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है कि पूछ लेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है कि सिंहभूम से क्या क्या प्राप्त हुआ था, झारखंड के सिंहभूम से पुरातात्विक सामग्री में क्या क्या मिला था। तो यहाँ से 1 लाख ईसा पूर्व के पाषाण उपकरण वो औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपका आंसर ये बन जाएगा कि यहाँ से 1 लाख ईसा पूर्व के पाषाण उपकरण, पाषाण मतलब पत्थरों के औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। झरिया से क्या मिला है? तो झरिया से पूरा पाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है और माला जैसी औजार मिले हैं। अब बात करते हैं कि बोकारो से क्या मिला है। तो बोकारो से पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार, जिसको कि हम क्षेत्रीय लैंग्वेज में टांगी कहते हैं, हस्त कुठार मिला है। कहाँ से? बोकारो से। हजारीबाग से, यहाँ से पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार और खुरचनी के अवशेष मिले हैं। खुरचनी क्या होता है? वो दीवालों को खुरचने वाला एक उपकरण होता है। चक्रधरपुर, यहाँ से नवपाषाण कालीन और चाकू नुमा धारदार पत्थर मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं बारूडी, जो कि खूंटी में है। बारूडी से पोलिसदार पलस्तर की कुल्हाड़ी, इट मीन्स की पत्थर की कुल्हाड़ी, कुदाल, छेनी जैसे औजार मिले हैं। बसिया, जो कि गुमला में है, बसिया के इस स्थान से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर देगा कि बताइए कि झारखंड की किस जगह से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो आप लोगों को याद रखना है कि बसिया से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। एक जगह आता है बूढ़ाडी, जो तमाड़ के निकट है। तो बूढ़ाडी जो कि तमाड़ के निकट है, इस स्थान से सुंदर कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सुंदर कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, झारखंड के किस जगह से। तो आपका आंसर हो जाएगा बूढ़ाडी से। सेरो नदी, जो कि चाईबासा में है, सेरो नदी से क्या मिला है? नवपाषाण युग के उपकरण, जिसमें पलस्तर चाकू मिला है, जिसकी खोज 1868 में 1868 में कप्तान बीचिंग ने की थी। तो जो ये शेरो नदी चाईबासा में है, यहाँ से क्या मिला है? तो पलस्तर के चाकू, पत्थर के चाकू मिले हैं और इनकी खोज किसने की थी?
इसकी खोज कप्तान बीचिंग ने की थी 1868 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, संजय नदी भी यही चाईबासा में ही है। संजय नदी से भी सेम चीज मिला है, पलस्तर चाकू मिला है, लेकिन इसकी खोज कब की गई थी? 1917। इट मीन्स कि इसके 1868 के बहुत बाद फिर से जब उस जगह पर खोजबीन की गई तो 1917 में वही पलस्तर के चाकू मिले थे, लेकिन इस बार ये खोज बीचिंग साहब ने नहीं की थी, इस बार इसकी खोज C.W. सेडरसन ने की थी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अभिलेख एवं शिलालेख। तो अभिलेख एवं शिलालेख की अब हम बात करेंगे। इतना तो हमने देखा कि कौन सा चीज कहाँ से मिला है, हमारे झारखंड से, पुरातात्विक सामग्री में कौन सा चीज हमारे झारखंड के किस क्षेत्र से, किस जिला से मिला है। अब हम बात करेंगे कि हमारे झारखंड से अभिलेख और शिलालेख में क्या क्या मिला है। तो अशोक का 13वां शिलालेख, जिसको कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, अशोक के सारे शिलालेखों में 13वां शिलालेख बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अशोक का 13वां शिलालेख, जिसमें झारखंड को आटविक क्षेत्र कहकर वर्णित किया गया है, आटविक क्षेत्र कहकर वर्णित किया गया है। ठीक है, अशोक के 13वां शिलालेख में झारखंड को आटविक क्षेत्र कहकर वर्णित किया गया है। सेकंड नंबर है कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग परिस्थिति है, समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति में इसे झारखंड का उल्लेख मुरंड देश के नाम से किया गया है। तो पूछ लेगा कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग परिस्थिति है उसमें झारखंड को क्या बोला गया है, तो उसमें झारखंड को मुरुंड देश के नाम से जाना गया है। ओके, थर्ड नंबर है महेंद्र पाल का जो इटकोरी शिलालेख है, इसमें क्या मिला है? यह संस्कृत भाषा तथा नागरी लिपि में लिखा गया है और ये 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। पूछ लेगा कि महेंद्र पाल का इटकोरी शिलालेख कब लिखा गया, तो 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। और ये महेंद्र पाल का ये जो इटकोरी शिलालेख है, ये कहाँ है? ये चतरा में है, ये चतरा में स्थित है। यह अभिलेख पाल वंश के प्रभाव को दर्शाता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस वंश को दर्शाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि पाल वंश के प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट वन है ताम्रपत्र अभिलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम VVI कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्रपत्र अभिलेख यह दक्षिणी उड़ीसा में मिला है। अच्छा, उड़ीसा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? हम लोग तो झारखंड पढ़ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 13वीं सदी का है ये अभिलेख और इसका संबंध उड़ीसा के नरसिंह देव से है, जो गंगराज के राजा थे और गंग वंश के शासक भी थे। और इसी शिलालेख में सबसे पहली बार छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है, या झारखंड शब्द को प्रयोग में लाया गया है। इसीलिए ये ताम्रपत्र अभिलेख इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें पहली बार छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था इस शिलालेख में। नेक्स्ट वन है कवि गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख। कवि गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख में क्या है? यह धनबाद के गोविंदपुर में स्थित है। धनबाद आप लोग जानते हैं, धनबाद के गोविंदपुर में स्थित है और इस अभिलेख में धनबाद के मान वंश की चर्चा मिलती है। तो मान वंश की चर्चा बहुत 2-3 जगहों से और पाई गई है। मान वंश की चर्चा और 2-3 जगहों से पाई गई है। पहला तो याद रखिएगा कि कवि गंगाधर का प्रस्तर अभिलेख में मान वंश की चर्चा है। दूसरा हजारीबाग का दूध अभिलेख है, इसमें भी मान वंश का वर्णन मिलता है। दूध अभिलेख में, हजारीबाग के दूध अभिलेख में भी मान वंश का वर्णन मिलता है। तीसरा है गढ़वाल शासकों का शिलालेख। तो गढ़वाल शासकों का जो शिलालेख है, गढ़वाल शासकों का शिलालेख, यह अभिलेख पलामू क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? ये पलामू क्षेत्र में है, ये वहां से प्राप्त हुआ है तथा ये भी मान वंश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कि ये मान वंश कितना इंपॉर्टेंट है, 3-3 जगहों से इसके शिलालेख मिल रहे हैं। मतलब है कि ये जो गंग वंश का राजा थे, मान वंश का जो ये राजा थे, ये
काफी दूर दूर तक हमारे झारखंड में फैले हुए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन। अब है हापा मुनि मंदिर के अभिलेख। हापा मुनि मंदिर के अभिलेख कहाँ है? इस अभिलेख का निर्माण गंगघट राय 869 से लेकर 905 के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का मुख्य पुजारी गुरु हरिनाथ मराठी ब्राह्मण को चुना गया था, क्योंकि उस समय लोग मानते थे कि मराठी ब्राह्मण जिस मंदिर में रहता है उस मंदिर का बड़ा नाम हो जाता है। इसीलिए ये जो राजा थे, राजा गंजघट राय, इन्होंने मराठी ब्राह्मण को इस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया था प्रसिद्ध होने के लिए। जैसा कि मैंने कहा अभी आपसे कि ये लोग मराठी पुरोहित क्यों रखते थे? प्रसिद्ध होने के लिए रखते थे। यह मंदिर गुमला के घाघरा में स्थित है। अगर आप लोगों ने नहीं विजिट किया तो एक बार जरूर जा करके देखिए कि कैसे उन राजघरानों के लोग उस समय मंदिर बनवाया करते थे। यह मंदिर गुमला के घाघरा में स्थित है। इस मंदिर के कुछ हिस्सों पर भी ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। कम से कम इसी बहाने ऐतिहासिक चीजें देखने को मिल जाएंगी। तथा यह कोल विद्रोह के दौरान तोड़ फोड़ का वर्णन भी मिलता है। इस मंदिर से कोल विद्रोह जब हुआ था उस समय जो तोड़फोड़ हुई थी उसका भी वर्णन इस मंदिर में मिलता है। आई थिंक इसको विजिट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वन है बोडैया मंदिर अभिलेख। ये बोडैया मंदिर अभिलेख कहाँ है? ये रांची के कांके में बोडैया गांव में स्थित है और इसको 1727 ईस्वी में इस अभिलेख को वहां निर्मित किया गया था। 1727 ईस्वी को इस मंदिर के दीवारों पर ऐतिहासिक वर्णन मिलते हैं। इसका निर्माण रघुनाथ शाह ने करवाया था। तो सवाल आ जाएगा कि बोडैया का मंदिर अभिलेख का निर्माण किस राजा ने करवाया था? रघुनाथ शाह ने करवाया था। नेक्स्ट वन है, अब हम लोग इसके चित्रकला की बात करेंगे, है ना। हमने अभिलेखों की बात की है, अब हम चित्रकला की बात करेंगे, जो कि आपके झारखंड के हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो CDPO हो, JSSC हो, झारखंड सहायक आचार्य हो या झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसीलिए इसका नाम है झारखंड का इतिहास। अब आइए चित्रकला कहाँ कहाँ से मिला है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हजारीबाग के इसको गांव में प्रागैतिहासिक काल की कई चित्रें प्राप्त हुई हैं। हजारीबाग के इसको गांव में प्रागैतिहासिक काल के कई चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे आदि मानव का चित्र, भूल भुलैया जैसी आकृति का चित्र, नक्षत्र का चित्र, अंतरिक्ष यान का चित्र, दृशक दीघा का चित्र भी प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज 1991 में बुलू इमाम नामक व्यक्ति ने की है और उनको बुलू इमाम जी को 2019 में इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी इतनी बड़ी बड़ी खोज की है तो जाहिर सी बात है ना कि इनको तो ऐसा सम्मान मिलना ही चाहिए। दूसरा है गढ़वा जिले। गढ़वा जिले के भवनाथपुर के पास से भी प्रागैतिहासिक आखेट के चित्र मिले। आखेट मतलब क्या होता है ना, वो शिकार करना। तो आखेट के चित्र मिले जिसकी तुलना सिंधु सभ्यता के पेंटिंग से कर रहे हैं लोग। ये जो मिला है गढ़वा में प्रागैतिहासिक आखेट का चित्र, उनकी तुलना सिंधु सभ्यता के पेंटिंग से की जा रही है। अब हम लोग बात करेंगे मूर्ति स्थापत्य और मूर्तियां की। ठीक है, इसमें सबसे पहला है पारसनाथ पहाड़ी। नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। पारसनाथ पहाड़ी बहुत फेमस है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, बड़ा सा मंदिर भी है। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। इस पहाड़ी पर कई जैन तीर्थकार की मूर्तियां व मंदिर निर्मित है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है और 24 तीर्थंकार में 20 तीर्थंकार ने यही निर्वाण प्राप्त किया है। ठीक है, 24 तीर्थंकार में से 20 तीर्थंकार ने यहीं पर
निर्वाण की प्राप्ति की है। दूसरा है बाबूसराय। बाबूसराय यह सिंहभूम में स्थित है। यहाँ से 7वीं-8वीं शताब्दी के कई हिंदू देवी देवताओं जैसे तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है बाबूसराय से। अब है दुमदुमा। कहाँ पर है ये दुमदुमा? हजारीबाग के इस स्थान से पालकालीन मूर्तियां मिली है। दुमदुमा से क्या मिली है? पालकालीन मूर्तियां मिली। और दुमदुमा कहाँ है? हजारीबाग में है। खुखरागढ़। खुखरागढ़ रांची के बेडो प्रखंड में स्थित है। इस स्थान से 14वीं शताब्दी के मिट्टी के बर्तन एवं ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष मिले हैं। खुखरागढ़ से क्या क्या मिला है? तो मिट्टी के बर्तन और ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष मिले हैं। उसके बाद है प्रतापपुर। प्रतापपुर कहाँ है? चतरा जिले में स्थित है ये। और इस स्थान से मुगल कालीन कुंपा किला के अवशेष मिले हैं। कौन सी किला? कुंपा किला के अवशेष मिले हैं। अगला है कोलवा पहाड़। कोलवा पहाड़ हंटरगंज में स्थित है। इस स्थान से मध्यकालीन दुर्ग का अवशेष मिला है। किसका अवशेष मिला है? मध्यकालीन दुर्ग का अवशेष मिला है, जिससे हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। इट मीन्स कि ये संगम है ना? हिंदू है, जैन है, बुद्ध है, ये धर्म का संगम है कोलवा पहाड़। यहाँ पर सभी धर्मों के मूर्तियां प्राप्त हुई है। उसके बाद हम सिक्के की बात करते हैं। सिक्का कैसा और कब कब कहाँ से पाया गया? सिक्के का अवशेष कहाँ से पाया गया है? रांची से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। कैसे सिक्के मिले हैं? कुषाण कालीन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रांची से किस प्रकार के सिक्के मिले हैं, तो रांची से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। सिंहभूम से रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। सिंहभूम से क्या मिले हैं? रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। सिंहभूम से रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। चाईबासा से क्या मिला है? यहाँ पर इंडो-सीथियन राजाओं के सिक्के मिले हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। इतना देर तक हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत की बातें कर रहे थे, अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। तो प्राचीन काल के साहित्यिक स्रोत क्या थे? प्राचीन काल में ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत, टॉलमी, फाह्यान, हैंसंग, राजपूताना साहित्य में झारखंड की सभ्यता संस्कृति का वर्णन मिलता है। इट मीन्स कि ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है और ऐत्रेय ब्राह्मण इसमें भी मिलता है। 3 पुराणों में, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, इन तीनों पुराणों में झारखंड का जिक्र मिलता है। महाभारत में भी झारखंड का जिक्र मिलता है। टालमी जो कि एक रिसर्चर थे, फाह्यान ये भी अलग अलग जगह से आए हुए थे, ये चीनी यात्री थे। ये सब अलग अलग जगह से आकर के इन्होंने अपने अपने रिसर्च पर झारखंड का नाम शामिल किया है और झारखंड की सभ्यता संस्कृति का इन्होंने इन सब पुस्तकों में वर्णन किया है। इसके बाद मध्यकालीन है। मध्यकालीन में क्या हुआ था कि इस काल में कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी, इन लोगों की कविताओं में, इनके कहानियों, उपन्यासों में झारखंड का जिक्र मिलता है। इनकी रचनाओं में झारखंड का वर्णन है। इसके अलावे अफीम की शम्स ए सिराज में भी झारखंड का जिक्र मिलता है। सलीमुल्लाह की तारीखे फिरोज शाही, इसमें भी झारखंड का जिक्र मिलता है। गुलाम हुसैन की तारीखे बांग्ला, इसमें भी झारखंड का जिक्र मिलता है। तथा जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, इसमें भी झारखंड का जिक्र मिलता है। शहबाज खां की शियाल उत मुतखरीन, इसमें भी झारखंड का जिक्र मिलता है। तथा अब्दुल की माथिरुल उमरा, इन सब में झारखंड का जिक्र मिलता है, झारखंड का वर्णन मिलता है। आदि रचना झारखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक, इतिहास का वर्णन प्रस्तुत करती है। तो इन सारे रचनाओं में झारखंड का क्या क्या मिलता है? सांस्कृतिक, ऐतिहासिक का वर्णन
प्रस्तुति मिलती है कि झारखंड का क्या था, कैसा था। जितना भी सामाजिक सांस्कृतिक जानकारियां हैं वो इन सारे किताबों में मिलता है। आई थिंक कि ये जानकारियां आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। आप लोग खुश रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम दे करके एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, अपने लिए एक सीट इंश्योर कीजिए, सुनिश्चित कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जोहार झारखंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से झारखंड सीडीपीओ के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं सीडीपीओ का डेट अनाउंस्ड हो चुका है, 11 जून को है। तो यहाँ पर अब आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू हैव टू नीड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है यदि आप सफलता पाना चाहते हैं। और इसी को देखते हुए मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं हुआ है। तो जो कुछ मटेरियल मेरे हाथ लगा है उनको बहुत ही सटीक तरीके से मैं यहाँ आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है किन्हें? पारंपरिक भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है बर्मा कलाई जी को। दूसरा है दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया है? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त्य ऋषि ने किया है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा शूरसेना की राजधानी थी। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ का क्या नाम है? तो जैन ग्रंथ का नाम भगवती सूत्र है। 16 महाजनपदों में एकमात्र कौन सा दक्षिण भारत में है? तो 16 महाजनपदों में अस्मक एकमात्र है जो गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण में है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या टैक्स चोरी के लिए कौन सी सजा दी जाती थी? तो सीधे मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और बिहार में कहाँ? भागलपुर के कहलगांव में। और इसका निर्माण धर्मपाल ने किया था। अजंता की नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की कला को प्राच्य सहायता दिया था किसने? वाकाटक वंश के राजाओं ने। वाकाटक वंश के राजाओं ने अजंता की गुफाओं में जो कलाकृति है उसके लिए सहायता प्रदान की थी। और ये कहाँ पर है वाकाटक? ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है। इनका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? प्रवरसेन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता की गुफा में कुल 32 गुफाएं हैं, जिसमें 16 नंबर की गुफा काफी खास है। वहां पर मरणासन राजकुमारी का चित्र है, इसीलिए 16 नंबर की गुफा खास है। इसके अलावा गुफा नंबर 1 और 2 में जातक कथाओं का वर्णन है, यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का कहानी वर्णन है, चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? बढ़ा करके, उत्पादन जितना था उससे बढ़ा करके
1/2 कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तानी, जब ये मगध का ये चल रहा था, मुगलों का शासन जब चल रहा था, उस समय बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी? ब्रजयान या थेरवाद। और ये वज्रयान और थेरवाद किससे संबंधित है? तो ये तंत्र मंत्र की शाखा से संबंधित है। संगम काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो संगम काल को 4 भागों में बांटा गया है। संगम वंश, सुलु वंश, तुलुर वंश और अराविडु वंश, 4 में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र भोज कहा जाता है किनको? तो आंध्र भोज राजा कृष्णदेव राय को कहा जाता है। क्यों? ये तुलुर वंश के सबसे प्रतापी राजा में से एक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आमुक्त माल्याद, और इसके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रचलित थे? तो वो हेमू के नाम से प्रचलित थे। और उनको ये उपाधि किसने दी थी? तो उनको आदिल शाह ने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदोबस्त कर एक तरह का कर होता है, टैक्स होता है। बंदोबस्त कर व्यवस्था को जाना जाता था किस नाम से? तो जब्ती के नाम से जाना जाता था, जब्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या करवाई गई थी किसके द्वारा? तो अबुल फजल की हत्या करवाई गई थी शहजादा सलीम के द्वारा बीर सिंह बुलंद के हाथों। उन्होंने बीर सिंह बुलंद को हायर किया था अबुल फजल को मारने के लिए, सलीम ने, जो आगे जाकर जहांगीर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। एक समय ये खुद ही बहुत मदिरापान और नशे में डूबे रहते थे नूरजहां के, और बाद में इन्होंने, वो कहावत है ना, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बाद में इन्होंने तंबाकू पर निषेध लगा दिया कि अब नहीं पीना वीना है। पहले तो खूब पिया, बाद में बोला कि नहीं, अब किन्हीं को नहीं पीना वीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में दासों के निर्यात को किस वर्ष रोका गया था? तो इसका आंसर है 1789 में। किसने रोका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत से दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था कब? 1843 में। उस वक्त भारत का गवर्नर लॉर्ड एलन ब्रो था। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? रिंग फेंस मतलब बाउंड्री, तो रिंग फेंस नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट, ये क्या है? द एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट क्या है? तो ये विवाह की आयु से संबंधित एक कानून है जो 1891 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 एंड 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो पीडब्ल्यूडी को स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया में बहुत बड़े बड़े काम किए। मुंबई से थाने तक का ट्रेन चलवाया था, डाक टिकट का, और पोस्ट कार्ड सिस्टम भी इन्होंने ही करवाया था। हालांकि हड़प नीति भी इन्हीं की देन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे? तो ब्रिटिश सांसद के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़नाग थे, या जोड़ानाग भी कह सकते हैं। ये मणिपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है किनको? फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। इन्होंने आज़ादी के समय एक अहम रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की
घोषणा सबसे पहले लाहौर में की थी 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, और वह उसी समय ये घोषणा कर दिया था कि अब भारत हमारा पूर्ण स्वराज है, भारत हमारा आज़ाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? रॉलेट एक्ट को क्यों लाया गया था? आंसर है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? प्रफुल्ल चाकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन नंबर, इनमें से किनका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो थेवले उरांव का नाम सनातन आदिवासी महासभा से है, और इन्होंने ही इस महासभा का 1939 में इनकी स्थापना की थी, थेवले उरांव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ने वाले नेता कौन थे? 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ने वाले नेता कौन थे? तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, और इनका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ जो कि 1936 में था, और वहाँ पर इनको ही इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया, ये वहाँ के अध्यक्ष चुने गए। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है, और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।